ठीक है भाई। सो अब तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए? अब तक हमने पढ़ लिए लेटर मुगल्स, ओके, बंगाल, अवध, ठीक है, सबके सब पेंशन बना दिए गए हैं, इज इट क्लियर? अब आएंगे निजाम्स ऑफ हैदराबाद, मतलब अब हैदराबाद, ठीक है। तो लिखेंगे आज हमारा टॉपिक रहेगा हैदराबाद, द स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद रियासत जो तुम्हारी थी वो तो तुम्हारी बहुत बाद तक रही। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, तुमको पता ना कि हैदराबाद नहीं आ रहा था। इंडिया, भारत आजाद हुआ तो जो है रियासतों को या तो इंडिया जाना था या तो पाकिस्तान जाना था। वो अपने इंडिपेंडेंट भी रह सकती थी, लेकिन जो है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो ये तो तुम्हारा बहुत बाद तक रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? हालांकि हम देखेंगे ये ब्रिटिश के साथ ही रहे, इसीलिए ये बचे रहे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर नवाब नहीं होते, यहाँ पर होते हैं निज़ाम। क्या होते हैं? निज़ाम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था तुम्हें कि चिनकुलिच खान, असफ झा, निज़ाम उल मुल्क, खान दुरान, ठीक है, इतने नाम थे उनके, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे जो पहले निज़ाम थे वो थे चिनकुलिच खान। तो लिखेंगे सबसे पहले, या हम लिखेंगे निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क असफ झा, असफ झा, निज़ाम उल मुल्क असफ झा 1724 से 48 तक, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम था चिनकुलिच खान। चिनकुलिच खान, और ये तुम्हारा डेक्कन के गवर्नर थे। मुगल बादशाह ने इनको डेक्कन की सूबेदारीशिप दी थी, तो ये 2 बार डेक्कन के सूबेदार रहे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? लेकिन फिर अच्छा, और फिर बाद में इनको मुगल एम्पायर का वजीर बनाया गया। बहुत बड़ी पोस्ट थी दिल्ली में, लेकिन वजीरशिप से ये इतने परेशान हो गए। कोर्ट पॉलिटिक्स जो है, दिल्ली की कोर्ट पॉलिटिक्स इतनी बुरी थी, इन्होंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूं। मेरे पास में आ गई? तो ये गुस्से में कहाँ चले गए? वापस डेक्कन चले गए, और अपना जो है जहां पर वो रूल करते थे, जहां के सूबेदार थे, वहां के वो निज़ाम बन गए। इन्होंने जो है मुगल बादशाह से परमिशन भी नहीं ली और वो चले गए। इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए अपने जो है स्टेट को अच्छा बनाने के लिए, काफ़ी रिफॉर्म्स किए। मेरी बात समझ आ गई? जैसे हम देखेंगे बंगाल के नवाब ने और अवध के नवाबों ने किए थे रिफॉर्म्स, इन्होंने भी उसी तरह के कुछ रिफॉर्म्स किए थे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसमें, his first term as the viceroy of the Deccan, his first term as the viceroy of the Deccan was between 1713 and 1715. 1713 and 1715. Next, his original name was
Chinkulich Khan. His original name was Chinkulich Khan. लेकिन मुगल बादशाह फारूक सियार ने इनको खान दुरान की उपाधि दी थी. लिखेंगे बट मुगल एम्परर फारूक सियार gave him the title of खान दुरान. नोट कर लो, टाइटल ऑफ खान ए दुरान. एंड लेटर, और बाद में निजाम उल मुल्क, and later given him the title of Nizam ul Mulk. Next line say his second term as the viceroy, his second term as the viceroy of Deccan fell between 1720 to 22. 1722. लिख दिया. Next, his appointment as the wazir of Mughal Empire by Muhammad Shah resulted in his Mughal Empire by Muhammad Shah Rangila. Muhammad Shah resulted in his disgust with Mughal court politics and his march to the Deccan without waiting for emperor's permission. Next, in 1724, he founded the state of Hyderabad and in 1725 Mughal emperor conferred the title of Asaf Jah. उनका टाइटल क्या दिया गया? असफ झा. ठीक है, इसमें लिखेंगे हिज रिफॉर्म्स, हेडिंग डालेंगे हिज रिफॉर्म्स. पॉइंट नंबर 1, establishment of peace and security. By suppressing all disaffected nobles. Point number 2, putting down the theft and robbery. Next, up to some extent, he stops the plundering raids of Marathas. Of the Marathas. Next point,
रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, revival of agriculture and industry by giving incentives to farmers and craftsmen ठीक है, किसानों और कामगारों को उसने इंसेंटिव दिए। हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 1713 से 15 तक, 1713 से 15 तक वह पहली बार दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ था। दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट लाइन से, उसका असली नाम चिन कुलिच खान था। चिन कुलिच खान था, लेकिन मुगल बादशाह ने उसे खान ए दुरान और बाद में निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। नेक्स्ट लाइन से, 1720 से 22 तक वह दोबारा दक्कन के सूबेदार नियुक्त हुए। वह दोबारा दक्कन के सूबेदार नियुक्त हुए। से नेक्स्ट लाइन से, 1722 से 24 तक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित किया। लेकिन मुगल दरबार की राजनीति से तंग आकर बिना बादशाह की अनुमति के वह वापस दक्कन लौट गए। नेक्स्ट, 1724 में उन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। वहीं 1725 में मुगल बादशाह ने उन्हें असफ जाह की पदवी दी। समझ में आ गया? अब लिखेंगे, उनके द्वारा किए गए सुधार। पहला सुधार, पहला, उन्होंने अपने राज्य में लिखेंगे सभी
बागी मंत्रियों को दबाकर शांति और सुरक्षा स्थापित की। दूसरा, चोरी और डकैती पर अंकुश लगाया। चोरी और डकैती पर अंकुश लगाया। नेक्स्ट, कुछ हद तक मराठों के आक्रमण को रोका। नेक्स्ट, किसानों और कामगारों लिखेंगे को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में कृषि और उद्योग पुनः स्थापित हुए। कृषि और उद्योग पुनः स्थापित हुए। समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट निजाम नसीर जंग। नेक्स्ट निजाम लिखेंगे हम नसीर जंग। नसीर जंग, अब ध्यान देना, नसीर जंग हुआ क्या कि जो है, ठीक है, नसीर जंग नए निजाम बने। अब नसीर जंग की बहन थी, उनका बेटा था मुजफ्फर जंग। ठीक है, उनका बेटा क्या था? मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग ने जो एक लड़ाई में नसीर जंग को मार दिया। मेरी बात समझ गई? और अब गद्दी पे कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग। इज इट क्लियर भाई? इनका किस्सा यही खत्म हो गया। तो लिखेंगे नसीर जंग 1748 से 50 तक। 1748 से 50 तक देखिए, ही वॉज डिफीटेड एंड मर्डर्ड बाय मुजफ्फर जंग। लिखेंगे ब्रैकेट में, हु वॉज द सन ऑफ नसीर सिस्टर। तो अपने मामा को ही उसने मार दिया। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे नसीर जंग मुजफ्फर जंग के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। नेक्स्ट कौन बनेंगे? मुजफ्फर जंग। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट निजाम मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग कैसे बना? मुजफ्फर जंग की सहायता की थी फ्रेंच ने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और अब क्या हो रहा था? डेक्कन की पॉलिटिक्स में ब्रिटिश पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली बात है, वो एक ट्रेडिंग कंपनी थे, मुनाफा वो कमा रहे हैं, समझा? लेकिन आप ध्यान देना कि वो इंडिया की पॉलिटिकल वीकनेस का फायदा उठा करके वो क्या करेंगे? लोकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी बात समझ में गई? और ऑब्वियसली बात है, जो है जिसको सपोर्ट करेगा,
अगर वो जीत गया तो उसको फिर कुछ इंसेंटिव देगा वो। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुजफ्फर जंग की सहायता की नसीर जंग को मारने में। लेकिन हम देखेंगे कुछ समय बाद जो है अचानक उसकी भी डेथ हो जाती है। तो पूरा जो एम्पायर था जो चिन कुलिच खान ने बनाया था वो पूरा डगमगा गया था। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, तो लिखेंगे इसमें मुजफ्फर जंग 1750 से 51 तक, 1750 से 51 तक he acceded to the throne, he acceded to the throne with the help of French, with the help of French. And his rule came to an end, and his rule came to an, ऐसे लिखो, an abrupt end, and his rule came to an abrupt end with his accidental death, with his accidental death. समझ में आ गया? हिंदी में लिखेंगे वह फ्रांस, लिखेंगे वह फ्रांसीसियों की सहायता से गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु ने उसके शासनकाल को खत्म कर दिया। नेक्स्ट निजाम सलाबत जंग। सलाबत जंग, ठीक है। अच्छा, सलाबत जंग भी फ्रेंच की सहायता से गद्दी पर बैठा था। मेरी बात में आ गई? ठीक है, लिखें लिखें he was the third son of Nizam ul Mulk, he was the third son of Nizam ul Mulk, and he came to the throne with the help of French, came to the throne with the help of French. मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जी। हिंदी में लिखेंगे वह निजामुल मुल्क का तीसरा पुत्र था जो फ्रांसीसियों की सहायता से गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। ठीक है, टाइम लाइन लिखेंगे सलाबत जंग की, तुमने मुजफ्फर जंग की टाइम लाइन लिख दी 50 से 51 तक, तो लिखेंगे 51 से 60 तक, 51 से 60 तक। ठीक है, 51 से 60 तक लिखेंगे। नेक्स्ट रूलर, बस अब रूलर के नाम लिख लें। ठीक है, बात में गई? लिखें नेक्स्ट निजाम अली, निजाम अली 1760 से 1803। अच्छा, बाद में ये ब्रिटिश के अंडर ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिकंदर जा, नेक्स्ट सिकंदर जा 1803 से 29 तक। नेक्स्ट नसीर उद दौला 1829 से 57 तक, 1829 से 57 तक। नेक्स्ट अफ्यूल उल दौला, अफ्यूल
उल दौला या उद्दौला भी कहते हैं इसको, 1857 से 69 तक। नेक्स्ट, महाबत अली खान 1869 से 1911 तक। एंड द लास्ट वन, उस्मान अली खान, उस्मान अली खान 1911 से 1949 तक। तो जब सरदार पटेल ने इनके खिलाफ पुलिस एक्शन लिया था तो फिर इनको सरेंडर करना पड़ा था उस्मान अली खान को। समझ में आ गया? तो भाई ये हो गई तुम्हारी क्या, हैदराबाद रियासत। ठीक है, बात समझ गई ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ लिया है, अब हमने निजाम ऑफ हैदराबाद भी पढ़ लिए। अब हम चलेंगे कर्नाटक पे, लिखेंगे कर्नाटक। तो सबसे पहली बात यह है, कर्नाटक कर्नाटका नहीं है। समझ आ गया? कर्नाटक इज नॉट इक्वल टू कर्नाटका। अगर तुम ये सोच रहे हो, नहीं। कर्नाटक क्या है? हाँ, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, ये पूरा जो है कहलाया जाता था कर्नाटक। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। कर्नाटक जो है ओरिजिनली पहले मुगल एम्पायर में था। इज इट क्लियर? और हम देखेंगे मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है ना, कर्नाटक एक अलग राज्य बन गया था। मेरी बात समझ आ गई? इसके नवाब जो है सादतुल्ला खान, पहले नवाब थे इसके, सादतुल्ला खान। मेरी बात समझ आ गई? और हम देखेंगे कि कर्नाटक में काफी इन्फ्लुएंस जो है हैदराबाद रियासत का भी था। मेरी बात समझ आ गई? मतलब हैदराबाद, क्योंकि दोनों के दोनों ही मुगल एम्पायर के पार्ट थे, तो यहां पर क्या है कि जो है हैदराबाद काफी हद तक, कुछ हद तक कर्नाटक पे कंट्रोल भी करता था थोड़ा सा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, ये चीज। तो अब हम देखेंगे क्या होगा। सादतुल्ला खान ये फाउंडर है कर्नाटक के। अब यहां पर कर्नाटक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी, देखो ये कर्नाटक है और कर्नाटक में तुम्हारा जो है कोस्टल पार्ट है तमिलनाडु का, और यहां पर बंदरगाह होंगे, पोर्ट्स होंगे ना। हम कर्नाटक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कर्नाटक ग्राउंड बनेगा ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच की राइवलरी का। वो आपस में वहां पर लड़ रहे हैं, लड़ते थे, उनके बीच में कुत्ते बिल्ली की दुश्मनी थी। लेकिन ध्यान देना, इंडिया में आकर के वो जो है यहां पर कर्नाटक रीजन में वो लड़ेंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? नेवल बैटल्स और लैंड पे बैटल लड़ेंगे वो, ठीक है ना। इस, और क्योंकि यहां लड़े गए तो हम बोलेंगे कर्नाटक वॉर्स। क्या बोलेंगे? कर्नाटक वॉर्स बोलेंगे। तो कर्नाटक, अगर मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक वॉर की, कर्नाटक वॉर्स की, तो इसका मतलब किसके बीच था? बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस की अपनी अपनी कॉलोनीज हैं, इनकी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इंडिया को अक्वायर करने के लिए दोनों पावर जो है लड़ेंगी, और हम देखेंगे ये कर्नाटक एक बैटल ग्राउंड बनेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ऐसे हम देखेंगे कर्नाटक वॉर, 3 कर्नाटक वॉर हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मेरी बात समझ में आ गई? फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर, और हम देखेंगे फाइनली जो है जब थर्ड कर्नाटक वॉर होगा तो जो है फ्रेंच दे वर बैडली डिफीटेड, और उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई?
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में उनको काफ़ी अच्छी विक्ट्री मिली थी, लेकिन हम देखेंगे थर्ड आते तक दे वर बैडली डिफीटेड, और अब वो जो है क्या हो जाएंगे, वो इंडिया की पॉलिटिक्स से अब काफ़ी हद तक अलग हो जाएंगे। और ऐसे में हम देखेंगे ब्रिटेन जो है एक सुप्रीम पावर बनती हुई नजर आएगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है ना? तो यहां हम देखेंगे कर्नाटिक और कर्नाटिक वॉर्स। मेरी बात समझ आ गई? अब क्या हुआ कि सादतुल्ला खान जो फाउंडर थे, उनकी वो बूढ़े हो गए थे, उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद जो है जो रूलर बने वो बने दोस्त अली। कौन बने? दोस्त अली। समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि यहां पर हम देखेंगे दोस्त अली पूरा एक इंस्टेबिलिटी होगी, और हम देखेंगे दोस्त अली वाज मर्डर्ड। फिर बनेंगे सफदर अली उनके लड़के, उनका भी खून हो जाएगा। तो ऐसे में जो कर्नाटक की गद्दी है वो खाली हो रही है, उसमें कोई रूलर ही नहीं बैठ पा रहा है। मेरी बात समझ आ गई? ऐसे में जो निज़ाम है हैदराबाद के, निज़ाम इंटरफेयर करेंगे कर्नाटक उसमें, और वो जो है अनवरुद्दीन को अपॉइंट करेंगे एज अ न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक। किसको अपॉइंट करेंगे? अनवर उद्दीन। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? मतलब देखो, सादतुल्ला खान की डेथ हुई, दोस्त अली बने, उनका मर्डर हो गया, उसके बाद उनका लड़का सफदर अली बना, उसका भी मर्डर हो गया, और हम देखेंगे ऐसे में गद्दी खाली है। तो क्योंकि हम देखेंगे हैदराबाद जो रियासत निज़ाम थे, ठीक है ना, वो काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल था, तो वो बोलेंगे एक काम करते हैं, अनवरुद्दीन को वो क्या कर देंगे, कर्नाटक का नया नवाब बना देंगे। अब कर्नाटक में जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चलेगी, इसको हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बोलेंगे। तो इसके चलते हम देखेंगे कि अनवरुद्दीन जो है वो मारे जाएंगे, और फ्रेंच जो है इनको मार देंगे, और एक मतलब बैटल होगा बिटवीन द नवाब फोर्सेस। ब्रिटेन एक तरफ इनके साथ था, और फ्रेंच एक तरफ, और इनका प्रतिद्वंदी, समझ में आ गया, चंदा साहिब, वो एक तरफ फ्रेंच के साथ। तो वो बैटल होगा, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होगा, और हम देखेंगे फ्रेंच उसमें काफ़ी हद तक जीत जाएंगे, और वो अनवरुद्दीन को मार के अब वो चंदा साहिब बैठेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो कर्नाटक इज नॉट कर्नाटका, इट इज अ कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड इट इज अ बैटल ग्राउंड बिटवीन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का एक वो क्या बनेगा, बैटल ग्राउंड बनेगा। तो उसको लिखेंगे, लिखें कर्नाटक। लिखें the autonomous state of Karnataka, the autonomous state of Karnataka, ब्रैकेट में लिखेंगे which was earlier, which was earlier, which was earlier one of the Suba, which was earlier one of the Suba or provinces or province of Mughal Empire in the Deccan। ठीक है, इन द डेक्कन। अच्छा, उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी आरकोट। लिखेंगे इट्स कैपिटल वाज एट आरकोट। देखिए, द स्टेट वाज फाउंडेड बाय सादतुल्ला खान। द स्टेट वाज फाउंडेड बाय सादतुल्ला खान in 1720, who was the governor, and nominally under the control of Nizam of Hyderabad, Nizam of Hyderabad।
मेरी बात समझ गई? ठीक है, अब उसके बाद कौन बनेंगे? सादतुल्लाह खान के बाद इनके बाद बनेंगे दोस्त अली। दोस्त, और दोस्त अली को इनका मर्डर हो जाता है। मर्डर कौन करते हैं? मराठाज, एंड ही वाज मर्डर्ड बाय मराठाज। उसके बाद गद्दी पर बैठेगा सफदर अली। सफदर अली का मर्डर आ गया, हो गया इनके कुछ रिश्तेदारों द्वारा। अब ऐसे में क्या होगा? निजाम इंटरफेयर करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, सक्सेशन ऑफ दोस्त अली, सक्सेशन ऑफ दोस्त अली, ब्रैकेट में लिखेंगे he was the nephew of सादतुल्लाह खान। सक्सेशन ऑफ दोस्त अली, ब्रैकेट में लिखेंगे he was the nephew of सादतुल्लाह खान as the new Nawab, but in 1740 लिखेंगे he was murdered by the Marathas, he was murdered by the Marathas। देखिए नेक्स्ट लाइन से, दोस्त अली was succeeded by his son सफदर अली, सफदर अली, but he was also murdered by his relative। समझ में आ गया ये चीजें? इज इट क्लियर? ये चीजें क्या लिखा तुमने? रिलेटिव लिखेंगे इसमें कॉमा करके, ऑल दीज इवेंट्स invited the intervention of Nizam in the affairs of the Carnatic, समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन से, the Nizam appointed Anwaruddin spelling Nizam appointed Anwaruddin as the new Nawab of the Carnatic in 1743। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बीच में कर्नाटिक वॉर्स होंगे, लेकिन वो हम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। कर्नाटिक वॉर्स में हो रहे हैं, लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, लिखेंगे चंदा साहिब, लिखेंगे नेक्स्ट, चंदा साहिब केम टू द थ्रोन, चंदा साहिब केम टू द थ्रोन by murdering Anwaruddin in 1749 with the help of the French, ठीक है। तो कौन बने? फ्रांस की सहायता से। लेकिन ध्यान देना, चंदा साहिब का फिर से मर्डर हो जाएगा। कितना कत्लेआम चल रहा है। चंदा साहिब का मर्डर होगा और मर्डर करेंगे ब्रिटिश के जो हैं एलीज। मेरी बात समझ गई? अब वो क्या करेंगे? वो जो हैं अब गद्दी पर बिठाएंगे मोहम्मद अली को। मेरी बात समझ गई? और उसके बाद हम देखेंगे फिर वो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होगी, और उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर में वो डिफीट होंगे फ्रेंच, और उसके बाद वो किसके कंट्रोल में जाएंगे? ब्रिटिश के कंट्रोल में जाएंगे। मेरी बात समझ गई?
ठीक है ना, फिर वो नाम मात्र के रहेंगे तुम्हारे। लिखें लिखें क्या लिखा तुमने, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, बट ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय, बट he was also killed by an ally of British, but he was also killed by an ally of British who placed the son of Anwaruddin, अब ब्रिटिश किसको गद्दी बिठाते हैं, सन ऑफ अनवरुद्दीन मोहम्मद अली on the throne in 1752, in 1752, अनवरुद्दीन मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का लड़का था, ठीक है, मोहम्मद अली लिखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, और बाद में हम देखते हैं क्या होता है कि उसको जो है लास्ट जो है नवाब होंगे बहुत बाद में, उनको अंग्रेज पेंशनर बना देंगे, क्या बना देंगे, पेंशनर, और वो सारा का सारा जो कर्नाटक रीजन था वो अब तुम्हारा मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाएगा। मोहम्मद अली ऑन द थ्रोन इन 1752, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली पेंशनड ऑफ द लास्ट, लिखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली पेंशनड ऑफ द लास्ट नवाब ऑफ कर्नाटक and annexed the kingdom in 1801, 1801 में वो पूरा किंगडम को हड़प लेंगे, 1801 लिख दिया, और इसके साथ कर्नाटक का खेल खत्म। हिंदी में लिखेंगे, अब हम हिंदी में लिखो भाई, लिखें लिखें स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 में 1720 में सादतुल्लाह खान द्वारा की गई थी, इसमें लिखेंगे कर्नाटक पहले मुगलों का एक सूबा था, पहले मुगलों का एक, सुनो एक मिनट ऐसे लिखो, कर्नाटक पहले दक्कन में मुगलों का एक सूबा था, लिखेंगे इसकी राजधानी आरकोट थी, इसकी राजधानी आरकोट थी, इसमें लिखेंगे सादतुल्लाह खान जो कि कर्नाटक के मुगल सूबेदार थे और वहां नाम मात्र के हैदराबाद के निजाम के अधीन थे। मेरी बात को समझा गई? लिखो, उनकी मृत्यु के पश्चात सादतुल्लाह खान का भतीजा दोस्त अली गद्दी पर बैठा। सादतुल्लाह खान का भतीजा दोस्त अली गद्दी पर बैठा, पर 1740 में वह मराठों के हाथों मारा गया। देखेंगे दोस्त अली के पश्चात उसका पुत्र
सफदर अली गद्दी पर बैठा, सफदर अली गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने रिश्तेदारों द्वारा मार दिया गया। लिखेंगे, इन सभी घटनाओं के बाद हैदराबाद के नवाब को, हैदराबाद के निजाम को कर्नाटक के आंतरिक मामलों में दखल देना पड़ा और उन्होंने 1743 में अनवरुद्दीन को नया नवाब घोषित किया। अनवरुद्दीन को नया नवाब घोषित किया। मुझे बात समझ में गई? लिखें नेक्स्ट। 1749 में 1749 में फ्रांसीसियों की सहायता से चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन का कत्ल करके और उसे युद्ध में पराजित करके गद्दी हासिल की। लेकिन वह भी बाद में अंग्रेजों के दोस्त द्वारा कत्ल कर दिया गया। ठीक है, लिखें 1752 में अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली को गद्दी पर बिठाया। देखिए 1801 में कर्नाटक के आखिरी नवाब को पेंशन भोगी बनाकर उनका साम्राज्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा हड़प लिया गया। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और द कर्नाटिक वॉर्स। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, अब यहां देखें, सबसे पहले हुआ क्या कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में, देखें तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि शुरू कैसे हुआ। यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और ब्रिटेन फ्रेंच ने जो है अपने अपने उसको सपोर्ट किया।
तो ऐसे में क्या हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस की वहां यूरोप में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी बात तुमको समझ आ गई? अब वहां लड़ाई शुरू हुई और हम यहां पर देखेंगे उस लड़ाई के चलते जो है इंडिया में भी, कर्नाटक में, समझ में आ गया क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो शिप थे, मेरी बात समझ आ गई, फ्रांस के शिप थे, ठीक है ना, क्या किया उसको जो है ब्रिटिश के जो है नेवी ने पकड़ लिया। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर अब लड़ाई कैसे शुरू होगी भाई? जो फ्रेंच शिप्स हैं, फ्रेंच शिप्स को, ठीक है, पकड़ लेंगे कौन? ठीक है, ब्रिटिश शिप्स। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? पकड़ लेंगे वो भाई, वहां से यहां लड़ाई शुरू कर दी इन्होंने, पकड़ लिया, ठीक है ना। अब इनके जो है इनके उसमें आ गए वो, ठीक है, बड़ा आसान से हरा दिया इन्होंने इसको। अब क्या होगा कि इन्होंने जब फ्रेंच शिप को पकड़ लिया तो फ्रांस क्या करेंगे? फ्रेंच लोग जो हैं वो जो मद्रास स्ट्रांग होल्ड था, किसका? ब्रिटिश का, मद्रास कैप्चर कर लेंगे। तो समझ आ गया? उन्होंने तो जो है उनके सिंपल शिप छीने, फ्रांस क्या करेंगे? मद्रास को कैप्चर कर लेंगे, और मद्रास तो उनका एक सेटलमेंट है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। तो मुझे बताओ पहले, सबसे पहले क्या हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ? तो वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटेन फ्रांस लड़ पड़े, वो इफेक्ट इंडिया में दिखाई दिया, कर्नाटक में, और ब्रिटेन ने क्या कर दिया? फ्रेंच के कुछ शिप्स पकड़ लिए, ठीक है ना। इसके चलते क्या हुआ कि फ्रांस ने जो है, फ्रांस ने क्या किया? इन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। अब मद्रास को कैप्चर किया, ठीक है, और ध्यान देना ये जो मद्रास सेटलमेंट था ये कर्नाटक के नवाब के अंडर आएगा, पूरा कर्नाटक ही तो है। तो अब क्या होगा कि जब जो है अच्छा, मद्रास किसका स्ट्रांग होल्ड है? ब्रिटिश का है। अब क्या होगा कि ब्रिटिश जो है वो यहां उस समय नवाब थे, नवाब अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन नवाब है। तो ब्रिटिश लोग जो हैं, ठीक है, ब्रिटिश कहां जाएंगे? अनवरुद्दीन के पास जाएंगे और वो बोलेंगे इन्होंने हमारे जो है नवाब साहब, इन्होंने हमारे क्या ये जो सेटलमेंट थे, मतलब मद्रास था, उन्होंने उसको कब्जा कर लिया है, और आप जो है किससे बोलें? आप जो है फ्रेंच लोगों से बोलें कि इनका सेटलमेंट उनको वापस लौटा दें, मतलब मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटा दें। फ्रेंच ने कहा हम नहीं लौटा रहे, मेरी बात समझ। फ्रांस ने कहा अब चला गया, अब चला गया, अब हम नहीं लौटा रहे। अब क्योंकि ये पूरा पूरा जुरिस्डिक्शन किसके अंदर था? अनवरुद्दीन के अंदर था। तो नवाब ने कहा तुम जो है मेरी ही टेरिटरी में रह करके मेरे ही आज्ञा की जो है अवहेलना कर रहे हो, मेरी बात समझ गई? तो हुआ क्या कि अनवरुद्दीन और फ्रांस के बीच में, फ्रेंच के बीच में वॉर होता है। मतलब अनवरुद्दीन ने क्या बोला मुझे बताओ? उसने फ्रांस को बोला कि भाई उनके आप मद्रास छोड़ दो, लेकिन क्या हुआ? फ्रांस ने मना कर दिया। समझ आ गया? इसने कंपनी ने मना कर दिया। तो अब जो है इन दोनों के बीच में अनवरुद्दीन नवाब कर्नाटक का और फ्रेंच के बीच में एक वॉर होगा। मेरी बात समझ गई? और नवाब की फोर्सेस हजारों की तादाद में, और जो है इनकी फोर्स बहुत ही कम। तो इस बैटल से क्लियर हो गया कि इंडिया की जो आर्मी थी उस समय कितनी खत्म थी, और क्या हुआ? इनकी थोड़ी सी टुकड़ी ने नवाब अनवरुद्दीन को बड़ा आसानी से हरा दिया। मेरी बात को समझ आ गई? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये चीज होगी। और इस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉम। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या होगा? हम देखेंगे कि वहां पर वो सुलह कर देंगे आपस में अपनी, और यहां पर इंडिया में दोनों सुलह कर देंगे। इज इट क्लियर? ब्रिटेन वो यूरोप में वहां सुलह कर रहे हैं, अपनी ट्रीटी साइन कर रहे हैं, फ्रेंड बन जा रहे हैं, यहां पर भी फिर वो नॉर्मल फ्रेंड बन जाएंगे। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में फ्रांस जो है अपर हैंड पे आ गया, और नवाब अनवरुद्दीन जो है वो हार गया।
बैटल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो उसको लिखेंगे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, ये चीजें ठीक। लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1745 से 48 तक, 1745 से 48 तक। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे द इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट, द इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट captured friendships, and in retaliation, फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स, उस समय फ्रांस का गवर्नर कौन है? डुप्लिक्स। द फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स या देखो, द फ्रेंच अंडर डुप्लिक्स captured Madras in 1746। ठीक है, देखें नेक्स्ट पॉइंट से, द इंग्लिश अपील टू द नवाब ऑफ कर्नाटिक to save them from the French, क्या लिखा? द इंग्लिश अपील टू द नवाब ऑफ कर्नाटिक to save them from the French and secure the release of Madras from French। Next point number 3, the French refused to obey the command of Nawab Anwaruddin, which resulted क्या लिखा? Anwaruddin, which resulted in the battle between the forces of Nawab and French at Saint Thom। कहां पर है? देखेंगे, नोट कर लो उसको। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अद्यर। In Madras, which resulted in the severe defeat of the Nawab, exposing the weakness of the traditional Indian army against the European trained armies। समझ में आ गया? नंदिनी, क्या हुआ? छूट गया कुछ? क्या छूट गया है?
रिजल्ट वो बताओ, वो तो बहुत पीछे है। तो ठीक है, लिखेंगे क्या लिखा, अगेंस्ट द यूरोपियन ट्रेंड आर्मीज। ठीक है, अद्यर, हाँ अद्यर, ADYR, अद्यर, अद्यर नदी है हाँ मद्रास में। लिखें, लिखें, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड्स when the Austrian War of Succession ends। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखा तुमने, ends when the Austrian War of Succession ends। लिखेंगे, लिखेंगे द, लिखेंगे इट ends with the treaty of, it ends with the treaty of Aix-la-Chapelle। Aix-la-Chapelle की ट्रीटी से यूरोप में, ये कहां पर है, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में सुलह हो गई। मेरी बात समझ गई, तो इंडिया में भी सुलह हो गई। अब क्या होगा, ट्रीटी में फ्रांस ने जो कैप्चर किया था मद्रास, वो वापस इसको दे देंगे, ब्रिटिश को दे देंगे। ठीक है ना, अपने अपने पोजीशन वापस दे देंगे। ठीक है ना, क्या लिखा तुमने, एक्सला-चैपल। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, ये है। लिखे, द फ्रेंच रिस्टोर्ड, द फ्रेंच रिस्टोर्ड Madras to the French, oh sorry English, the French restored Madras to the English। जब तुमको मेरी बात नहीं आई, हिंदी में लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रथम कर्नाटिक युद्ध, ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। लिखेंगे, लिखेंगे बार्नेट के अंदर, बार्नेट के अंदर इंग्लिश नौसेना ने फ्रांस के शिप को अगवा कर लिया। जिसके चलते, जिसके चलते लिखेंगे फ्रांस के गवर्नर डुप्लेक्स ने 1746 में, 1746 में मद्रास पर अधिकार कर दिया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखेंगे अंग्रेज कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगने पहुंचे और नवाब से कहा कि वह फ्रांस को मद्रास लौटा दें। फ्रांस को, एक मिनट, हाँ अंग्रेजों को मद्रास लौटा दें। लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन की बात को नहीं माना, जिसके फलस्वरूप सेंट थॉम में अनवरुद्दीन की फौज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों के मध्य
युद्ध हुआ जिसमें नवाब की करारी हार हुई। इस हार ने परंपरागत भारतीय सेना की कमजोरियां दर्शा दी। क्योंकि फ्रांस के थोड़े सैनिकों ने नवाब के हजारों सैनिकों को पराजित किया था। लेकिन यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बंद होने से एक्स-ला-चैपल की संधि में फ्रांस और ब्रिटेन ने मित्रता कर ली, जिसके फलस्वरूप भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष समाप्त हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास पुनः सौंप दिया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।